राजस्थान के मजदूरों से भरा ट्रक बिहार के पूर्णिया में हादसे का शिकार हो गया, जिससे सवार 8 मजदूरों की मौत हो गई जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक पर कुल 15 मजदूर सवार थे। सभी मजदूर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। ट्रक हादसे में मरने वाले सभी मजदूर राजस्थान के रहने वाले थे, जबकि ट्रक पर सवार कुछ मजदूर यूपी के रहने वाले भी थे। यह हादसा जलालगढ़ थाना के सीमा काली मंदिर के पास NH57 पर हुआ। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 2 को गंभीर हालत में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। घायल मजदूर बोरिंग का काम करते थे। ट्रक पर पाइप लेकर त्रिपुरा से जम्मू कश्मीर जा रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर की आंख लग गई, जिस कारण ट्रक अचानक NH57 के किनारे पलट गया। ड्राइवर का जो है आंख लगने से जो है ना वो बैलेंस खो दिया, उसी में वो एक्सीडेंट किया। कहाँ से गाड़ी कहाँ जा रही थी? गाड़ी बता रहा था कि त्रिपुरा से चली है, इसके बाद ये जम्मू कश्मीर के लिए जा रही थी। कितने मजदूरों की मौत हुई है? 6 मजदूर, ये 8 मजदूर। कितने लोग थे उसमें? 14 ये लोग बता रहे थे, बाकी सब इंजोर्ड थे, उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। स्थानीय स्थल जी। कहाँ के रहने वाले सब हैं? ये सब राजस्थान के रहने वाले हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम अगरतला से आए थे, वहाँ से त्रिपुरा से, और जा रहे थे जम्मू। अच्छा, तो ये रास्ते में हादसा हुआ है। पाइप लगा हुआ था गाड़ी में। लगा हुआ था। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। कितने लोग सवार थे उसमें ट्रक? उसमें ट्रक में टोटल 16 लोग सवार थे। तो कितने लोगों की मौत हुई है? 8 लोगों की मौत हुई है। स्पॉट डेथ। कैसे हुआ ये हादसा? अब पता नहीं, हम लोग तो सो रहे थे। वो ड्राइवर था, वो पटरी पे लेके चला गया, उसको गाड़ी पलट गया। आम लोगों तक प्रशासन की पहुंच बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया, लेकिन इसमें भी धांधली की खबर सामने आई। आरोप लगा है चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा के करीबी और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश चंद्र मिश्र पर उन पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। दिनेश मिश्र लालसोट की मौजूदा चेयरमैन रक्षा मिश्र के पति हैं। आरोप है कि उन्होंने गलत तरीके से जमीन का पट्टा हासिल किया है। इसी के विरोध में लालसोट नगरपालिका के बाहर पिछले 8 दिनों से स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कांग्रेस नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता ने अपनी पत्नी के चेयरमैन होने का फायदा उठाया है और सार्वजनिक संपत्ति का पट्टा हासिल किया है। सरकार को ये प्रकरण सुनना पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन के पति ने बेईमानी की, सार्वजनिक जमीन का पट्टा लिया है। जमीन का पट्टा निरस्त करना पड़ेगा और दोषियों को गिरफ्तार करना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करेगा। और अब आपको बताते हैं क्या है दौसा के लालसोट का पट्टा विवाद, जिसे लेकर प्रदेश के चिकित्सा मंत्री के करीब नेता पर आरोप लग रहे हैं। लालसोट में अशोक शर्मा स्कूल के पास एक भूखंड का पट्टा दिनेश मिश्र के नाम पर जारी हुआ है। दिनेश मिश्र लालसोट की मौजूदा चेयरमैन रक्षा मिश्र के पति हैं। दिनेश मिश्र को चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का बेहद करीबी माना जाता है। दिनेश मिश्र पर फर्जी तरीके से पट्टा हासिल करने के आरोप लगे हैं। मास्टर प्लान में इस भूखंड को सुविधाओं के लिए आरक्षित रखने का आरोप है। पार्षद चिराग जोशी का आरोप है कि ईओ और कर्मचारियों ने मिलकर फर्जी तरीके से पट्टा जारी किया। तो दिनेश मिश्र कहते हैं कि जो पट्टा जारी हुआ वो पूरी तरीके से कानूनी है। वहीं नगरपालिका प्रशासन का कहना है कि 7 दिन बाद पट्टे की नकल दे दी जाएगी। प्रशासन शहरों के संघ अभियान में 69A के तहत 28/3/2022 को एक पट्टा 397 नंबर जारी किया था, जिसका कई सालों से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। वो भी पट्टाधारक के खिलाफ आया था और उक्त भूमि मास्टर प्लान 2010-2031 प्रारूप में सुविधाओं में भी आरक्षित है। इसके लिए यह नियमों के विरुद्ध पट्टा जारी किया है। इसकी उचित जांच कर दंडात्मक कार्रवाई करे। नगरपालिका के द्वारा जो पट्टा दिया गया मेरे नाम दिनेश मिश्र के नाम से, ये मेरे पिताजी की ज़मीन है और इसका जो एक्विजिशन हुआ था वो गलत हुआ था, जिसके बाद हमको उस टाइम के प्रशासक ने नजराने पर जमा कर दिया था। उन नजराने को लेके कुछ लोग, गांव के कुछ लोग जो एडीएम के यहाँ गए थे, एडीएम ने उसको रद्द भी कर दिया था। लेकिन फिर हम कमिश्नर गए तो कमिश्नर को एडीएम का अधिकार नहीं मानते उस आदेश को रद्द कर दिया।
उसके बाद सिंगल बेंच में गए। सिंगल बेंच ने कहा कि यहाँ MM कोर्ट लालसोट में जाए। डबल बेंच में गए तो डबल बेंच में ये लोग, हमारे विरोधी लोग, डबल बेंच वालों ने कहा लालसोट जाएँ। लालसोट के अंदर जो फैसला हुआ है उसने 27 में से 23 पॉइंट हमारे पक्ष में किए। इसमें चेयरमैन साहब की 397 खसरे में जो अशोक स्कूल के बराबर उनकी खुद की स्वयं की खातेदारी भूमि थी, उसको नगर पालिका पंचायत के समय अवाप्त हुई थी, तो उसका जो इनका नजराना जमा था, जो समझायत पंचायत के इनके बीच में जो समझौता उसका पट्टा जारी किया नियमानुसार, उसको बारे में लेकर के ये ज्ञापन देखे गए। तो ये जो भी आरोप लगा ये बिल्कुल गलत है। इसमें क्योंकि मेरे पास समस्त दस्तावेजों के आधार पे पेपर में आपत्ति निकाल के नजराने की रसीद, पंचायत का समझौता, सब फाइल कंप्लीट करके उनका स्वयं का शपथ पत्र है कि आज तारीख में कोई भी मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं है। उन सबको दस्तावेजों को देखते हुए पट्टा जारी किया। और बीकानेर में युवक की सरेआम पिटाई, भीड़ ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आपसे कहासुनी के बाद युवक को जमकर पीटा गया। कल देर रात का यह वीडियो बताया जा रहा है। जसूसर गेट इलाके का यह पूरा मामला है। बीकानेर से तस्वीरें जहां पर एक युवक को कुछ लोगों ने मिलकर पीटा, इसका वीडियो बनाया गया। भरे बाजार का ये वीडियो है। काफी लोग वहां पर जमा थे, लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने इस युवक को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। न केवल छुड़ाने की कोशिश नहीं की बल्कि पुलिस को भी इत्तला नहीं दी। अब ये वीडियो पूरे बीकानेर में वायरल हो रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने देश में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया। उन्होंने जोधपुर में सुधार गृह से निकली युवती के साथ थाना परिसर में रेप की घटना को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। शेखावत ने कहा, ऐसे में कई थाने और पुलिस पर कैसे भरोसा कर सकेगा। देखिए, आज राजस्थान की बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं, अस्पताल से लेकर के पुलिस थाने से लेकर के पुलिस थाने के आवासीय परिसर से लेकर के बाजार से लेकर के जो है और मंदिर तक कहीं भी राजस्थान की बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की बेटियों के ऊपर हुए पाप और अत्याचार का घड़ा 2023 में फूटने वाला है। जोधपुर में क्या हो रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि सूर्यनगरी एक बार फिर शर्मसार हुई। एक महिला से 4 घंटे के भीतर 2 बार रेप हुआ। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर में महिला से दरिंदगी, मदद के नाम पर महिला से रेप, महिला से 4 घंटे में 2 बार बलात्कार, शर्मसार हुई सूर्यनगरी। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। एक महिला से रेप होता है, वो भी 4 घंटे में 2 बार। उस महिला से जो ममता लुटाने बालिका सुधार गृह से भागी थी, लेकिन जोधपुर में उसकी इज्जत ही लुट गई। उसी जोधपुर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, मदद के नाम पर हवस का खेल खेला गया। 1 बार नहीं, 2 बार। राजकीय बालिका सुधार गृह, वहां से एक युवती दिनांक 20 मई 2022 को फरार हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट वहां के अधीक्षक ने मंडोर थाने में दर्ज करवाई। उक्त युवती यहां अपने ननंद के हत्या करने के केस में अभिरक्षा में भेजी हुई थी। उक्त युवती को जब दस्तयाब किया गया तो उसने इस दौरान अपने साथ 2 अलग अलग युवकों द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पे दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके पर्चा बयान पर पुलिस थाना मंडोर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 घंटे में मजबूर महिला के साथ 2 बार रेप हुआ। बेटी से मिलने के लिए सुधार गृह से भागी थी महिला। मदद का वादा कर दरोगा के रिश्तेदार ने रेप किया।
थाने के क्वार्टर में ही किया रेप। रेप के बाद थाने से दूर सुनसान में ले जाकर छोड़ा। लेकिन महिला से दरिंदगी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। किसी तरह थाने के क्वार्टर से तो निकल भागी, लेकिन फिर फंस गई एक टैक्सी ड्राइवर के चंगुल में। एएसआई के रिश्तेदार के बाद टैक्सी वाले ने किया रेप। टैक्सी ड्राइवर ने भी उठाया मौके का फायदा। अकेली जानकर मदद का दिया भरोसा। भरोसे का खून कर किया महिला का रेप। 4 घंटे में महिला के साथ दूसरी बार बलात्कार। हाँ, ये सुधार गृह से बाहर जाने के पश्चात जब अकेली खड़ी थी, जब एक युवक आया और उसने निवेदन किया कि भाई मुझे किसी स्थान पे छोड़ना है, तो उस युवक ने उसको उस स्थान पे छोड़ने के नाम पर उसको साथ ले गया और उसके साथ ये गई और जाने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने फिर वापस उसको छोड़ा और ये और आगे जाके उसको एक युवक और मिला, उसके साथ ये करीब 2.5-3 घंटा उसकी कार में साथ रही और उसके पश्चात उस युवक ने भी उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई। हवस का शिकार बनी महिला ननद के हत्या मामले में बालिका सुधार गृह में सजा काट रही थी और अपनी बेटी से मिलने के लिए वहां से भागी थी और दरिंदों का शिकार हो गई। अब सवाल है, वीवीआईपी क्षेत्र में दुष्कर्मियों का हौसला इतना बुलंद कैसे? थाने के क्वार्टर में रेप करने की हिम्मत कैसे? थाना देखकर सुरक्षा का एहसास होगा कैसे? मरुधरा में कानून के राज का दावा कैसे? प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे कैसे? 4 घंटे में 2 बार रेप, सूबे में सब ठीक ठाक कैसे? जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। एमटीएस पदों की स्क्रीनिंग टेस्ट में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने आयोजित की थी भर्ती परीक्षा। मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों के लिए कल हुई थी परीक्षा। परीक्षा केंद्र में 3 परीक्षा कक्षों में फर्जी परीक्षार्थी बैठे थे। कमरा नंबर 32, 330, 332 में फर्जी परीक्षार्थी मिले। परीक्षार्थियों के आईडी दस्तावेज से खुला फर्जीवाड़ा। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के ज्वाइंट डायरेक्टर ने दर्ज करवाया ये केस। गांधीनगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे जयपुर संवाददाता विष्णु शर्मा के साथ। विष्णु, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, ये जो मामला है वो आयुर्वेद डिपार्टमेंट की ओर से, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि विभिन्न पदों के लिए जो एक कॉमन जो एग्जाम होता है उसका स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम था, जिसका परीक्षा केंद्र रामबाग सर्किल पर सुबोध कॉलेज में आया हुआ था। और यहीं पर कल यह परीक्षा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक के बीच में यह परीक्षा आयोजित होनी थी। और वहां पर जब स्टाफ जो की फ्लाइंग स्क्वाड थी, उन्होंने जब परीक्षा कमरों में जाकर के और छात्रों के आईडी वगैरह देखना शुरू किया, उनकी जांच करना शुरू की, तब सामने आया कि 3 कमरों में जो 3 अभ्यर्थी थे उनकी फोटो का मिलान नहीं हुआ, उनके आईडी फेक पाए गए। तब जाकर उनसे पूछताछ की गई तो सामने आया कि एक कमरे में रिंकू सिंह जो कि असली अभ्यर्थी था, उसकी जगह कैलाश चंद्र मीणा एग्जाम दे रहा था। वहीं पर दूसरा सुरजन कुमार की जगह राहुल यादव परीक्षा देने के लिए आया था। वहीं तीसरा योगेश कुमार मीणा जो कि असली अभ्यर्थी था, उसकी जगह फर्जी अभ्यर्थी पिंटू मीणा परीक्षा दे रहा था। ऐसा में फर्जीवाड़ा देख करके जो है आयुर्वेद डिपार्टमेंट के जो लोग थे उनके कान खड़े हो गए और हाथों हाथ वहीं पर जो मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों को सूचना दी। उसके बाद गांधीनगर थाने में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के ज्वाइंट डायरेक्टर जयप्रकाश शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराया और उनके सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वे जब्त कर लिए। गांधीनगर थाना पुलिस इसमें मामले में पूछताछ कर रही है कि कितने रुपए के लेन देन में लालच में ये फर्जी अभ्यर्थी असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने के लिए आए हुए थे। जी विष्णु, डमी कैंडिडेट पहुंचकर यहां पर परीक्षा दे रहे थे। अब चूंकि ये सारे कैंडिडेट पकड़े गए हैं फर्जी परीक्षार्थी, क्या कुछ इन्होंने अब तक शुरुआती जानकारी में पुलिस के सामने खुलासा किया है? देखिए, अभी जो है इनको इनसे भी पूछताछ करना बाकी है, क्योंकि कल ही मामला दर्ज हुआ है। उसके बाद अभ्यर्थियों को हिरासत में ले गया। उसके बाद अभी जो असली अभ्यर्थी वे भी पुलिस की पकड़ से दूर है। ऐसे में अब उनसे पूछताछ की जाएगी कि कब उनकी मुलाकात हुई थी, यानी जो असली अभ्यर्थी और फर्जी अभ्यर्थी इनके बीच में मुलाकात कब हुई थी, इनके बीच में यदि रुपयों का लेन देन हुआ तो वो कैसे हुआ
उसके अलावा कोई बीच में कोई कड़ी है जो असली और फर्जी अभ्यर्थियों को बीच को मिलाने वाली है। तो ऐसे में यह भी देखा जाएगा कि कोई प्रोफेशनल गिरोह तो नहीं है जिनके पीछे जो कि असली अभ्यर्थियों की जगह फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठाने वाला था और उनके आईडी वगैरह डॉक्यूमेंट्स जमा किए गए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अभी हाल ही में फरवरी में ही जो इसके आवेदन लिए गए थे, उसके बाद अब जो है ये एग्जाम था और अब इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि इस गिरोह में कौन कौन शामिल है। जी बिल्कुल विष्णु, मल्टीटास्किंग ये परीक्षा थी, किस किस पदों के लिए कितने मल्टीटास्किंग लोगों की इसमें जरूरत थी, कितने अभ्यर्थी इसके अंदर बैठे थे? चूंकि आपने बताया कि डमी कैंडिडेट इसके अंदर पकड़े गए हैं, तो उम्मीद ये भी है कि खुलासे के अंदर ये जानकारी भी मिल सकती है कि अलग अलग पदों के ऊपर और भी डमी कैंडिडेट पहुंचे हो। जी देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से पंचकर्म वैद्य, जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट और विभिन्न जो लोअर डिवीजन क्लर्क्स जो होते हैं LDC, इसके अलावा मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि जो कि वहाँ पे साफ सफाई का काम करता है, वहाँ पे रसोई का काम करता है और भी जो छोटे मोटे जो काम होते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में, क्योंकि नेशनल इंस्टीट्यूट है, काफी आयुर्वेद का सबसे बड़ा हब है, ऐसे में यहाँ पर काफी जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो मल्टीटास्किंग स्टाफ की काफी छोटे पदों के ऊपर ये भर्ती आयोजित की गई। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अपनी नौकरी पाने के लिए फर्जी कैंडिडेट से संपर्क किया, लेकिन अभी यह जांच में अभी साफ नहीं हुआ है कि कितने रुपए में ये डील हुई थी इनके बीच में, लेकिन कई बड़े जो खुलासे हैं इसके बाद होने वाले हैं। जी विष्णु, जिन लोगों की जगह पर ये डमी कैंडिडेट यहां पर आए थे परीक्षा देने के लिए, क्या उन तक पुलिस पहुंच चुकी है जिन्होंने पैसे देकर इन लोगों को यहां पर बिठाया था? देखिए, अभी FIR में सभी के जो नाम है वो सामने आए हैं, नाम और रोल नंबर, जो असली अभ्यर्थी थे उनके रोल नंबर सामने आए, उनका नाम सामने आए, तो उसी के आधार पर उनके जो उनका पता है वो भी सामने आ जाएगा और जल्द ही उनको पूछताछ, उनको वेरीफाई कर लिया गया, उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है कि असली अभ्यर्थी कौन है। लेकिन अभी वे पुलिस की पकड़ से दूर है, ऐसे में उनकी पकड़ होने के बाद, उनकी गिरफ्तारी के बाद ही सामने साफ हो पाएगा कि ये जो है अभ्यर्थी, इनकी फर्जी अभ्यर्थियों की मुलाकात कब हुई थी। जी विष्णु, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और कोटा में युवक की हत्या हुई, कुल्हाड़ी से काटकर यह हत्या की गई। जमीनी विवाद में हत्या हुई है। हत्यारों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। और हनुमानगढ़ में पुलिस पर हमला, आरोपी ने पुलिस की जीप को टक्कर मारी। आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम पर पथराव भी किया गया और एक पुलिसकर्मी को इस पथराव में चोट भी आई है। बहुचर्चित हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड मामले में एक और आरोपी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने इस केस में परसराम गुर्जर को गिरफ्तार किया है, जो बोराबास का रहने वाला है। आरोपी परसराम गुर्जर के खिलाफ पहले से विभिन्न थानों में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी परसराम मुख्य आरोपी बाबू गुर्जर और भैरू गुर्जर के साथ हत्या के आपराधिक षड्यंत्र में शामिल रहा है। आरोपी परसराम को आज रावत फाटा कोर्ट में पेश किया जाना है। इस मामले में अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार कर पहले जेल भिजवाया जा चुका है। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को इलाके में एक हेयर सैलून पर देवा गुर्जर की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद काफी हंगामा हुआ था। देवा गुर्जर हत्याकांड में हत्या के आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में एक अभियुक्त परसराम गुर्जर निवासी बोरावास है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। इस तरह की भूमिका है इसमें जो मुख्य अभियुक्त बाबूलाल गुर्जर गिरफ्तार हुआ था, उसके साथ में और भैरू गुर्जर के साथ में इसकी हत्या करने की जो प्लानिंग थी, योजना, उसमें षड्यंत्र में इसका शरीक होना सामने आया अनुसंधान। जोधपुर शहर क्लोजर के चलते पेयजल संकट के मुहाने पर खड़ा है और पेयजल संकट की आहट को देखते हुए प्रशासन ने अपनी ओर से पूरी तैयारियां कर ली है और पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी मुकम्मल तैयारी की है। ऐसे में अब जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के आदेश पर शहर के पानी के स्रोत यानी फिल्टर हाउस पर पुलिस ने पहरा लगा दिया है, तो घर के बाहर और सड़क पर पानी की बर्बादी रोकने के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं। पानी की बर्बादी करने वालों से अब जुर्माना
वसूला जाएगा तो पेयजल प्रबंधन के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम गठित की गई है। पेयजल संकट के इस हालात से निपटने के लिए ये टीम तैयार रहेगी। अभी पानी का क्लोजर लिया हुआ है, तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन से यहाँ सतत निगरानी की जा रही है और सुरक्षा के लिए यहाँ जवान तैनात किए गए हैं। बाकी एकदम शांति है, ऐसी कोई समस्या भी यहाँ है नहीं। तो जोधपुर में तेज गर्मी और पेयजल संकट के चलते ये तरीका अपनाया गया है। इस फिल्टर हाउस पर पुलिस का पहरा रहेगा ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके और लोगों तक इस गर्मी के अंदर पानी समान तौर पर पहुंचाया जा सके, पानी की किसी तरह की किल्लत ना हो। इसके लिए अभी से प्रशासन ने कमर कस ली है। ये तस्वीरें जोधपुर से। और कोटा में युवक की हत्या मामला, कुल्हाड़ी से काटकर हत्या की गई। जमीनी विवाद में यह हत्या हुई। भाई ने भाई की यहां पर हत्या की। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में तेजी से जांच कर रही है। कोटा की यह घटना है, जमीनी विवाद में हत्या की गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।